दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों आमतौर पे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस वक्त देश के मीडिया ने, बड़े हिस्से ने देश के मीडिया के, स्वयं मैं भी, हम लोग आमतौर पे कोई बहुत क्रिटिकल किस्म की टिप्पणियां नहीं कर रहे थे और विपक्ष पूरी तरह सरकार के साथ था। सरकार को पूरा अपना एक तरह से मंजूरी की जो आप चाहें वो करें देश के हित में। ऐसी गजब की यूनिटी दिखाई दे रही थी संपूर्ण देश में, और वो यूनिटी इस तरह की सिचुएशन में बहुत जरूरी होती है। लेकिन दोस्तों, अब जबकि सीज फायर हुए काफी दिन हो गए, हालात बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। नॉर्मल का मतलब जो नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, नॉर्मल जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज हैं, नॉर्मल जो सोशल एक्टिविटीज हैं वो चल रही हैं। देश के बड़े नेता रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, चुनावी तैयारियां कर रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो या बिहार हो। हमारे देश का डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग देशों में घूम रहा है, अपने देश की जो स्ट्रेटजी है, अपने देश की जो पोजीशन है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, आतंकवाद के कॉन्टेक्स्ट में, उस पर अपनी राय दे रहा है डेलीगेशन। तो ऐसे दौर में कुछ बेसिक सवाल उठ रहे हैं जो उतनी शिद्दत के साथ अब तक नहीं उठाए गए। पहली बात तो यह है कि ये सवाल लगातार पिछले कई दिनों से आम लोगों के दिमाग में भी उठ रहा है कि भाई हमारे नेता जब कह रहे हैं, सरकार में बैठे जो लोग कह रहे हैं कि अगर हमने वाकई भारत और पाकिस्तान के बीच जो कन्फ्लिक्ट चला 4 दिन, चौथे दिन समझौता हुआ, उसमें अगर हमारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी, हम पाकिस्तान को पीछे छोड़ चुके थे, हम उसके आतंकी जो ठिकाने थे उनको डिमोलिश कर चुके थे, प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो मिट्टी में मिला चुके थे, तो आखिर क्या अचानक हुआ कि सीज फायर की नौबत आ गई? हमने पूरी सैन्य कार्रवाई को अचानक स्थगित क्यों कर दिया? हमारी सरकार में बैठे जो नेता हैं, बड़े टॉप लीडर्स हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टी सरकार का संचालन करती है, वह तो कहती है कि पीओके हर हालत में लेकर रहेंगे, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो आखिर किस वजह से ऐसा हुआ कि वो अपने ही जो घोषित मकसद हैं, अपना घोषित लक्ष्य जो है सैन्य बढ़त, हमारे सैनिकों, हमारे जवानों की जो एक जबरदस्त जो कोशिश थी, कामयाब कोशिश थी, उसको अचानक स्थगित कर दिया सरकार ने। आज स्थगित करने का आदेश दिया और पीछे हट गई। इसकी क्या वजह है? या तो आप सब कुछ डायलॉग से करते, आप बिल्कुल लड़ाई नहीं छेड़ते, लेकिन ये डीजीएमओ के फोन पर अचानक सैन्य कार्रवाई का स्थगन, ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये उतरता नहीं कि आखिर ये कैसे हुआ संभव। और यहीं पर सवाल खड़ा होता है कि क्या तब सचमुच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिकी सरकार की मध्यस्थता से यह सब हुआ? दोस्तों, अमेरिकी मध्यस्थता का सवाल इसलिए बहुत गंभीर बनकर उभर रहा है अब कि आज भी अमेरिका की पोजीशन वही है जो पहले थी। भारत के बड़े राजनेताओं ने इस पर कुछ कमेंट नहीं किया था, लेकिन बाद में जब मीडिया में आलोचना होने लगी कि सरकार बोल क्यों नहीं रही है कि अमेरिकी मध्यस्थता से हमने नहीं खत्म किया है, डोनाल्ड ट्रंप रोज चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। उन दिनों की बात मैं बता रहा हूं जब ये मध्यस्थता हुई, जब ये सीज फायर हुआ था। तो जब ये बातें उठने लगी, खासकर वैकल्पिक मीडिया में, दुनिया भर के मीडिया में आने लगी, टीवी पुरम वगैरह में तो ये सब चीजें नहीं आती, तब उस समय कई दिनों के बाद आपने ध्यान दिया होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता ने साफ शब्दों में फिर कहा कि यह किसी दूसरे राष्ट्र की, दूसरे स्टेट की
मध्यस्थता से हमने ये कार्रवाई स्थगित नहीं की है, और ये हमने डीजीएमओ जो पाकिस्तान के थे उनके टेलीफोन आने के बाद हमारे यहाँ के डीजीएमओ को फिर इसके बाद हमारे यहाँ कार्रवाई हुई और फिर सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया गया। लेकिन यह कहा गया कि सैन्य कार्रवाई स्थगित हुई है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और उसमें केवल स्थगन आया। अगर आतंकी हमले हम पर हुए तो फिर हम कार्रवाई करेंगे, इस तरह की बात की। लेकिन आपको याद होगा, सैन्य कार्रवाई के स्थगन के कुछ घंटे बाद, संभवतः 51 घंटे बाद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया और राष्ट्र के नाम संदेश में एक वाक्य, एक शब्द भी अमेरिकी मध्यस्थता के दावे का खंडन नहीं था। एक वाक्य भी, एक शब्द भी अमेरिकी मध्यस्थता के दावे का खंडन नहीं था। न तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 बार जो बयान मध्यस्थता के दावे का दिया अलग अलग जगहों पर, न तो उसके बारे में कोई टिप्पणी थी। हां, प्रधानमंत्री जी ने 3 जरूर पॉइंट्स रखे और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यह था कि प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि भारत किसी कीमत पर न्यूक्लियर जो धमकी है, न्यूक्लियर पावर के इस्तेमाल की ब्लैकमेलिंग जो है, इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसको बिल्कुल, इसको भारत इस पर इसको तवज्जो देने वाला नहीं है। वो अपने शब्दों में कहे, उन शब्दों को मैं अपने ढंग से आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसका मतलब ये तो जरूर होता है कि कहीं न कहीं उस दौर में न्यूक्लियर थ्रेट की बात आई थी, वरना भारत के प्रधानमंत्री अपने भाषण में क्यों इसकी चर्चा करते? न्यूक्लियर थ्रेट की अगर बात आई थी तो क्या यह माना जाए कि न्यूक्लियर थ्रेट के मद्देनजर अमेरिकी हस्तक्षेप की जमीन तैयार हुई? क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं जिसमें अमेरिका की बहुत ज्यादा शिरकत है, हिस्सेदारी है, उन्हीं एजेंसियों के पास दुनिया के अनेक देशों में जो न्यूक्लियर हथियारों के जखीरे हैं, कहां हैं, कैसे हैं, किस अवस्था में रखे हैं, उनके बारे में रिपोर्ट होती है, उनके बारे में सारी जानकारी होती है और मुझे लगता है कि अमेरिका के पास एक्सेस इसका है, लेकिन दुनिया के और देशों के पास शायद उस तरह का एक्सेस नहीं है। तो यह संभव है कि कोई ऐसी कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई हुई हो जिससे पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ी हो और उस बौखलाहट में वो न्यूक्लियर थ्रेट की बात करने लगा हो, और अमेरिका ने इसको मद्देनजर रख करके खासकर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को लगाया गया हो कि आप बात कीजिए भारत के लोगों से, और पाकिस्तान के लोगों से वहां के जो विदेश मंत्री, सेक्रेटरी स्टेट, उन्होंने बात की। ऐसा इंटरनेशनल प्रेस में ये रिपोर्ट आई हुई है। इसीलिए मैं ये इसलिए बात उठा रहा हूं कि ये बहुत संजोग नहीं हो सकता है कि जो 3 पॉइंट अपने राष्ट्र के नाम संदेश में, 3 लकीर की बात, 3 पॉइंट्स की बात जो आई, वो 3 पॉइंट्स जो आए थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा था, और मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने कहा कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी। तो ये बात जो आई है, इसको जोड़ा जा रहा है इन चीजों से, और इंटरनेशनल प्रेस में भी इसकी बात आ रही है। जो ऑपरेशन जो सिंदूर है, इसको लेकर मैं समझता हूं कि पॉलिटिसाइज चीजों को नहीं किया जाना चाहिए। जो अभी हालात नजर आ रहे हैं कि इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश हो रही है। अगर यह आतंकवाद के विरुद्ध एक कार्रवाई है, अगर एक या कई कार्रवाइयों का एक समुच्चय है, तो इसको केवल राष्ट्रीय सुरक्षा तक सीमित रखा जाना चाहिए। अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा तक, बाह्य सुरक्षा, जो बाहर की शक्तियों से अपने देश की सुरक्षा पर खतरा है, उससे अगर इसको अलग करते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये राजनीति में इसको खींचने जैसी बात आ गई। अभी आज भारत के प्रधानमंत्री, जब मैं बात कर रहा हूं, गुजरात में थे, गुजरात में रोड शो हुआ, और उस रोड शो में भी जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका जिक्र आया। और यही नहीं, बल्कि कर्नल जो सोफिया कुरैशी हैं, उनके परिवार को भी रोड शो, उनकी मौजूदगी भी दर्ज हुई। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन जो सिंदूर है, उस
का राजनीतिक फायदा लेने में सत्ताधारी दल कहीं ना कहीं जुटा दिखता है। अगर विपक्ष इस पर हमला करता है, इसकी आलोचना करता है, तो विपक्ष को एंटी नेशनल बताया जाता है, जबकि विपक्ष की सारे के सारे एमपीज, महत्वपूर्ण उसके नेता इस समय उस डेलीगेशन के हिस्सा हैं जिसे भारत सरकार ने दुनिया के अनेक देशों से संवाद करने के लिए भेजा है। और पता यह चला है कि उसमें बीजेपी के एक दो नेता इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के जमाने के बारे में भी बात कर रहे हैं और उनकी आलोचना कर रहे हैं। ऐसी भी खबरें कुछ आई हैं, विदेश में जाकर नेहरू और इंदिरा गांधी के दौर की आलोचना कर रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो ये चीजें तो सत्ताधारी दल के लोगों की तरफ से की जा रही हैं। तो ऐसे में दोस्तों, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आखिर में मैं कहना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर पर मैं फिर आऊंगा कि जो पाकिस्तान से एक आर्थिक रिश्ता जुड़ा है अमेरिका का, बहुत संभव है कि उसके कारण भी वो पाकिस्तान और भारत के बीच में समझौते के लिए अपनी पहल ली हो उसने, आउट ऑफ वे जाकर। और अमेरिका का भारत और पाकिस्तान के मामलों में मध्यस्थता करने का यह कोई पहला अवसर नहीं है, यह कोई पहला मौका नहीं है। 1999 के करगिल कॉन्फ्लिक्ट का समापन भी बिल क्लिंटन के प्रयासों के बाद हुआ, जब नवाज शरीफ को वाशिंगटन डीसी में बैठाकर समझौता कराया गया। और फिर जो घुसपैठिए थे और घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए या उनको बैकअप देने के लिए जो सैनिक पाकिस्तान के थे, बल्कि यूं कहा जाए कि घुसपैठियों की शक्ल में जो पाकिस्तानी सैनिक थे, उनको पीछे हटाया गया। हमारे जवानों ने भी पीछे हटाया था, उनकी ऐसी की तैसी कर दी थी, लेकिन निर्णायक तौर पे जो वापसी हुई पाकिस्तान की उन पहाड़ियों से, वो इस समझौते के बाद हुई थी। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बिल क्लिंटन साहब के संपर्क में थे, कहा तो उनसे भी गया था कि वहां, लेकिन उन्होंने एक स्वाभिमानी नेता के तौर पे उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं आएंगे, आप वहीं से जो भी हो कराइए। और हुआ। और इस बात को किसी और ने नहीं, नवाज शरीफ के क्रिटिक, उनके आलोचक परवेज मुशर्रफ ने अपनी आत्मकथा में भी इसको लिखा है। तो ये अच्छा, केवल वही नहीं, अनेक लोगों ने लिखा है इस पर, ये कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अमेरिकी जो मध्यस्थता का इतिहास है, वो कोई नया नहीं है कि इस बार केवल कराया या नहीं कराया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, अपने स्तर पर हुआ। अपने स्तर पर हुआ तो कारण क्या था? केवल एक डीजीएमओ का फोन। इसलिए दोस्तों, जो इस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में बातें आई हैं, और यहां भी जो तमाम जो सैन्य मामलों के जानकार हैं, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं, खासकर सैन्य कार्रवाई के बाद, उससे उभरती है एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि इस वक्त अमेरिका नहीं चाहता कि भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ें, क्योंकि अमेरिका का लक्ष्य यह है कि वो चीन की चुनौती को कैसे काउंटर करे, और चीन की चुनौती को काउंटर करने के लिए भारत और अमेरिका का समर्थन उसको जरूरी है। भारत की मौजूदा सरकार आमतौर पे अमेरिका की पक्षधर सरकार है। पहले की सरकारें अमेरिका के साथ बेहतर रिश्ते जरूर रखती थी, लेकिन रूस के साथ उनके रिश्ते बेहद अच्छे होते थे। जब सोवियत रूस था तब तो और। तो सोवियत ब्लॉक का भले वो अपना देश न रहा हो, भारत कभी हमेशा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ रहा, लेकिन रूस उसका सबसे बड़ा मददगार होता था, सोवियत रूस। लेकिन हाल के वर्षों में, खासकर एनडीए की सरकारों के दौरान, अमेरिकी निकटता जो है भारत की सरकार से बढ़ी है, और मौजूदा मोदी सरकार के दौरान तो और भी बढ़ी है। मोदी जी ने तो, आपको याद होगा, टेक्सास के ह्यूस्टन में नारा तक लगा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। तो हम उस पर नहीं जाएंगे, वो हमारा विषय नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जो क्रिप्टो करेंसी वहां की काउंसिल है, अब क्रिप्टो करेंसी काउंसिल पाकिस्तान के साथ अमेरिका की जो क्रिप्टो करेंसी की बहुत बड़ी कंपनी है WLF, यानी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जो काउंसिल है, उस कंपनी उस कंपनी का अभी हाल में 27 अप्रैल को एक एग्रीमेंट हुआ है। 27 अप्रैल का मतलब पहलगांव आतंकी हमले के बाद। बताया जाता है कि WLF में डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की हिस्सेदारी है, और इस कंपनी के जो सह संस्थापक हैं वो जैक विटकॉफ हैं। जैक विटकॉफ कई मामलों में डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत के तौर पे अलग अलग मुल्कों में भेजे तक गए हैं। ही इज सो क्लोज
टू डोनाल्ड ट्रंप। तो ऐसी स्थिति में माना यह जा रहा है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी का पूरा बिजनेस है, बहुत बड़ा एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, उसमें पाकिस्तान की जो हिस्सेदारी है वो अमेरिका के साथ बढ़ी है। एक तो ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा चाइना का फैक्टर कि अब तक अमेरिका चीन के साथ ज्यादा निकटता दिखाता रहा है और रही है भी। अमेरिका चाहता है कि चीन के क्लच से, चीन की छत्र छाया से उसको खींचकर अपने साथ जोड़ ले। लेकिन अब भारत पाकिस्तान दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी हैं, तो ऐसे में इन दोनों को एक साथ कैसे रखा जाए, ये एक यक्ष प्रश्न है। और अमेरिकी जो डिप्लोमेसी है उसके लिए भी ये चैलेंजिंग एक काम है। इसीलिए मैं देखता हूं कि अगर भारत ने बार बार खंडन किया डोनाल्ड ट्रंप के दावे का, मध्यस्थता के 3-4 दिन तक तो बिल्कुल खंडन नहीं किया, लेकिन जब खंडन भी किया तो बहुत पोलाइट टोन था अमेरिका के प्रति, और अमेरिका ने भी भारत को ज्यादा कुछ नहीं कहा। इससे यह लगता है कि कहीं ना कहीं चीजों में एक अलग डायमेंशन जुड़ रहा है डिप्लोमेसी में। ये कहां ले जाएगा डिप्लोमेसी जो इंडिया और अमेरिका की है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, मैं नहीं जानता, और इसकी भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों ये निश्चित है कि अगर अमेरिका मध्यस्थता के स्तर को डिप्लोमेटिक इसके डिप्लोमेटिक फलक को, मध्यस्थता के डिप्लोमेटिक फलक को अगर और विस्तृत करता है, खासकर चीन की बढ़ती चुनौती के मद्देनजर, तो शायद हालात सुधर भी सकते हैं और दोनों देशों में उतनी जो एक लंबे समय से जारी शत्रुता है वो खत्म भी हो सकती है या कम भी हो सकती है। लेकिन एक बड़ी बाधा है, और बाधा है कि अगर यह सब मान लीजिए कि शांति हो जाती है, एक तनाव कम हो जाता है भारत पाकिस्तान के बीच में, तो जो इस देश की सत्ताधारी पार्टी है उसके एक बड़ा मुद्दा खत्म हो जाएगा। इंडो पाकिस्तान जो टेंशन है, टकराव है, कश्मीर का मामला है, इसके अलावा आतंकवाद का मामला है, ये इन मसलों पर जो एक डोमेस्टिक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो मोबिलाइज करने का एक एजेंडा होता है हमारे देश की सत्ताधारी पार्टी का। डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब हिंदी में कि जो अपने लोग हैं, भारत के अपनी जो जनता है, उसको प्रभावित करके और एक राजनीतिक समर्थन जुटाने का जो एक प्रयास बीजेपी करती है, सत्ताधारी पार्टी करती है, पाकिस्तान के नाम पर, मुसलमान के नाम पर और आतंकवाद के नाम पर। तो देखिए मुसलमान तो भारत में भी बहुत हैं और बेहद देशभक्त मुसलमान हैं। कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, कश्मीर की सारी वादी जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, उसने उसने आतंकवाद के विरुद्ध पाकिस्तान के खिलाफ जम करके मोर्चा लिया। हमेशा एक तरह से पूरा बंद रखा कश्मीर वैली को। भारत के मुस्लिम कहीं से भी किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं कहा जा सकता, उनकी किसी भी देशभक्ति पर कोई संदेह नहीं कर सकता। लेकिन राजनीतिक तौर पे लोगों को बांटने के लिए, अपना राजनीतिक एक सेटिंग के लिए, अपना राजनीतिक समीकरण बनाने के लिए कई राजनीतिक दल, केवल मौजूदा सत्ताधारी दल नहीं, कई राजनीतिक दल ये गोटियां खेलते रहे हैं। तो ये एक मुख्य बाधा है कि क्या भारत पाकिस्तान के रिश्ते इतनी आसानी से सुधर जाएंगे? फिर राजनीतिक दलों को एजेंडा कहां से मिलेगा? ये एक बड़ा प्रश्न है। तो देखना है कि ये चीजें कहां तक जाती हैं, कैसे जाती हैं। तो आप जरूर देखते रहिए दोस्तों। अभी प्रधानमंत्री मोदी बिहार जा रहे हैं गुजरात के बाद, 29 तारीख को वो बिहार जाएंगे और पटना में रोड शो करेंगे, और इसके बाद फिर विक्रमगंज में रैली करेंगे। 2 दिन का दौरा है। बिहार में चुनाव होने वाला है, चुनाव से पहले उनका ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। देखना है कि वहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या क्या वो कहते हैं, जैसा अभी गुजरात में उन्होंने कहा। तो ये सब चीजें देखने की हैं कि डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर कैसे मोबिलाइज करने की राजनीति की कोशिश भी हो रही है, और इसी बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी स्थिति को मजबूत करने का भी प्रयास हो रहा है। तो आज दोस्तों इतना ही। आपको कैसा लगा मेरा शो जरूर बताइएगा, और मैं फिर एक बार कहता हूं कि सब्सक्राइब कीजिए इसको, और सब्सक्रिप्शन के बटन के पास जो घंटी है, बेल है, उसको जरूर दबाइए, सो दैट कि आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि मैं कौन सा वीडियो कब लेकर आ रहा हूं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।